आगे हमको मिलेगा, सेम चीज मिलेगा या इससे बेहतर मिलेगा, इसका हमको अनुमान नहीं है। और क्योंकि अनुमान नहीं है तो हम लोग उसमें उलझे रहते हैं कि पता नहीं, यही शायद मेरे किस्मत में यही लिखा, इससे बेहतर कुछ लिखा नहीं। कि लेट गो करने का भी एक सही समय होना चाहिए कि अगर हम किसी सिचुएशन में हैं, हम वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये एक्चुअली सही टाइम है लेट गो करने का या मूव ऑन करने का। नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के नए एपिसोड में, जहां हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हमें ले जाएंगे खुशी की ओर। इस पॉडकास्ट में हम दो थेरेपिस्ट कुछ ऐसे नुस्खे, टिप्स और सॉल्यूशंस बताएंगे जो हम सबके मानसिक परेशानी की प्रॉब्लम्स का इलाज बन सकते हैं। अगर हम सब इनका सामना करें तो जरूर हम सब खुशी की ओर बढ़ते चले जा सकते हैं। मैं हूं अंकिता ओझा बैंगलोर से और मैं थेरेपी की दुनिया के साथ पिछले 6 साल से जुड़ी हूँ। और मैं हूँ सुनीता राव, पुणे से, जो पिछले 15 सालों से वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। चलिए आज हम लेटिंग गो या जाने देना इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। जब हम इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों को समझना चाहिए कि क्यों हमको जाने देना है, क्यों हमको लेटिंग गो करने का है और किस वजह से हमको लेटिंग गो करना जरूरी है और इससे हमारे क्या फायदा। तो ये सब समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा रीजन क्या है लेट गो ना करने का। तो सबसे पहला रीजन ये होता है कि हम भावनात्मक पूर्ण तरीके से किसी के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो एक रिलेशनशिप बन जाता है और वो रिलेशनशिप हम तोड़ के अलग नहीं होना चाहते हैं। और कई बार वो इमोशनल पेन के थ्रू हम गुजरना नहीं चाहते हैं। इसके लिए हमें लेट गो करने में बहुत ही परेशानी होती है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि हम अकेला नहीं रहना चाहते हैं। तो अगर हम रिलेशनशिप से दूर हो गए या घर के लोगों से दूर हो गए तो हम अकेले पड़ जाते हैं। वो अकेलापन हम लोगों को खलता है, इसके कारण हम लेट गो करना नहीं चाहते हैं। कई बार होता है जब हम मेमोरीज हैं हमारे पुराने टाइम के, बचपन के, और कई बार होता है जैसे दादा दादी के, नाना नानी के, तो एक सुखद जो अनुभव होता है वो मेमोरीज को हम छोड़ के नहीं जाना चाहते और उसके कारण भी हम बंधे रहते हैं उस रिलेशनशिप में, वो जगह में। और एक और डर हमको सताता है कि इनके से दूर मेरा आइडेंटिटी क्या है। अगर मैं इनसे दूर हो गया, अलग हो गया, तो मैं कौन हूँ और मेरा खुद का बर्थ क्या है। तो उसके कारण कई बार हम लोग अलग नहीं होना चाहते। और कई बार ऐसा भी होता है कि अनरिजॉल्व्ड मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिंदगी में, और कई बार फीलिंग्स भी अनरिजॉल्व रह जाती हैं। मतलब हम लोगों को एक क्लोजर नहीं मिला है तो हम लोग फिर उसके कारण उसी रिलेशनशिप में बंधे रहते हैं कि हमको क्लोजर नहीं मिला है भैया। तो और सबसे बड़ा डर चेंज, बदलाव। अगर मैं यहाँ से चली गई तो पता नहीं आगे क्या मिलेगा मुझे, क्या वो मेरे लिए ठीक होगा, नहीं हो। वो जो बदलाव का डर है उसके कारण भी कई लोग उसी सिचुएशन में रहते हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। कई बार होता है जो फैमिली का प्रेशर होता है, जैसे दंपति है, पति पत्नी है, साथ में रहते हैं पर अलग होना चाहते हैं, तो फैमिली का प्रेशर आता है और वो लोग कहते हैं नहीं निभा लो, अब कैसे डिवोर्स ले लेने का है या सेपरेट होने का है या अलग होने का है। तो वो भी एक कारण है। गिल्ट और रिग्रेट कि मैंने ये पूरा अच्छी तरह से किया नहीं, ये रिश्ता मैंने नहीं निभाया, या इससे भी मैं ज्यादा कर सकती थी। वो एक सोच और एक मानसिकता। और कई बार होता है इकोनॉमिक कंडीशंस, जैसे फाइनेंस के कारण है कि अगर हम अलग हो गए तो दूसरी जगह जाके हमको अपना घर फिर
बसाने का है, वो भी एक मानसिक स्थिति है जिसके कारण कई लोग अलग नहीं होते, लेट गो नहीं करते हैं और कई बार फंसे रहते हैं उसी रिलेशनशिप में कि शायद यह इंसान बदल जाए, शायद अब तक तो हमने ट्राई, शायद ये साल वो बदल जाए, ये साल शायद स्थिति बेहतर हो जाए। तो ये जो हमारे पास एक आस है, होप है कि ये बदलाव हम देखेंगे, ये चीजों के कारण बहुत लोग लेट गो नहीं करते। तो कई बार सपोर्ट भी नहीं मिलता है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ लोग हमको सपोर्ट नहीं करते कि हम अलग होना चाहते हैं या लेट गो करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे काम में भी कई लोग दूसरा काम करना चाहते हैं, जो काम कर रहे हैं वो छोड़ के दूसरा चीज चालू करना चाहते हैं, उसमें भी लेटिंग गो का महत्व है। और कई बार हमको लोगों को लगता है मेरे माँ बाप ने ये सपने देखे थे, ओके, और अब वो सपने मैं ही तो पूरा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे अगर मैंने नहीं। तो एक ये लेगेसी के हिसाब से, लॉयल्टी, फैमिली लॉयल्टी के हिसाब से भी हम लोग उनके साथ में रहते हैं और उसी सिचुएशन में बंधे रह जाते। तो ये कई फियर्स हैं, कई डर हैं जो हम लोगों को लेट गो करने से रोकता है। और लेट गो कैसे करने का है, अब हम उसमें जाते हैं। अंकिता जी, आपका क्या कहना है? जी सुनीता जी, आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स ऐड किए हैं। इसमें मैं सिर्फ एक चीज और ऐड करूं, आपने जैसे बदलाव की बात की, कितनी बार क्या होता है, लोग बहुत लंबा टाइम एक जगह पे रहते हैं, चाहे वो कोई रिश्ता है चाहे नौकरी है, और उनको लगता है कि अगर अब हमने कोई चेंज कर लिया तो मेरा पिछले 5 साल या 3 साल वेस्ट हो जाएंगे। तो कई बार लोग पिछले के 3 या 5 साल देखने के चक्कर में आगे के 50 साल नहीं देखते हैं, और उस चक्कर में भी वो लेट गो नहीं करना चाहते या मूव ऑन करना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि लेट गो करने का भी एक सही समय होना चाहिए, कि अगर हम किसी सिचुएशन में हैं, हम वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या ये एक्चुअली सही टाइम है लेट गो करने का या मूव ऑन करने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन है, कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन है आपके साथ या आपके किसी जानने वाले के साथ, कि कोई दुर्घटना हुई है या किसी को कोई नुकसान पहुंचा है, तो इमिडिएटली हम उनको बोलते हैं कि अच्छा चलो अब इसको जाने दो, चलो अब आगे बढ़ो, अब जो हो गया वो हो गया। लेकिन कई बार कोई इंसान जो बहुत ही दुख में है या कोई पेन में है, हम उस समय उनको नहीं बोल सकते लेट गो करने के लिए, उन्हें एक समय चाहिए उस दुख को देने के लिए भी। क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी लेट गो करने की कोशिश करेंगे तो कई बार हो सकता है कि आप एक अवॉइडेंस मेंटालिटी में जा रहे हैं। क्योंकि जब हम किसी दुख में होते हैं, किसी दर्द में होता है, तो हमें उसको भी टाइम देने की जरूरत है। जो हमारा एक जैसे हम स्टेजेस ऑफ ग्रीफ की बात करते हैं, तो वो एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका होता है हमारी बॉडी का, कि आप पहले दुख में होते हो, फिर गुस्सा आता है, तो इस तरह एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप रेडी होके उस स्टेज में जाते हैं, एक एक्सेप्टेंस की स्टेज में जाते हैं, और उसके बाद लेट गो करने का टाइम आता है। तो एक तरह से ये कंपैशन की भी जरूरत होती है, अपनी तरफ भी और सामने वाले की तरफ भी, कि अगर कोई पेन से जा रहा है तो उसको पुश ना किया जाए लेट गो करने के लिए, उसको वो पेन और दुख को एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। और उसके बाद जब वो तैयार हैं, जब वो एक फेज से निकल चुके हैं, तब लेट गो करने का ख्याल दिमाग में लाया जाए। तो टाइमिंग भी बहुत जरूरी है, ताकि हम कोई भी इमोशंस को सप्रेस ना करें, और अननेसेसरी जब हम उन इमोशंस को दबा देते हैं तो वो हमें आगे जाके और परेशान करते हैं। तो लेटिंग गो का टाइम समझना भी बहुत जरूरी है। अंकिता, आपने सही बोला। ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम लेट गो करने जा रहे हैं तो क्या हमारे फीलिंग्स उसके साथ हैं कि नहीं है। क्योंकि कई बार हम कोई रिलेशनशिप, कोई चीज, जैसे आपने बोला जॉब या कोई जगह, उसका हम लेट गो नहीं करते हैं, हम उसको पकड़े रखते हैं, जकड़े रखते हैं, जबकि वो अब हमारी सेहत के लिए, हमारी इमोशनल सेहत के लिए
बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी हम उसको पकड़ के रखते हैं और आगे बढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक बाधा बन जाती है। वो डर या वो इमोशनल डिस्ट्रेस जो हमारे साथ है, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए एक बाधा बन जाती है, एक हिंड्रेंस बन जाती है। तो जब हमारा इमोशनल वेलबींग नहीं है, भावनात्मक पूर्व हम लोग वहां पे पहुंचे नहीं है, हम भावना में इतने घुले पड़े हुए हैं कि हम आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आपने बोला जो कारण एक नहीं छोड़ने का, मैं एक कारण बोल रही हूँ कि जब हम लोगों को समझ में आ भी जाता है कि आगे हमको जाना है, हमको ये चीज छोड़नी, फिर भी हम पकड़े रहते हैं हमारे खुद के डर के वजह से। और आगे हमको मिलेगा, सेम चीज मिलेगा या इससे बेहतर मिलेगा, इसका हमको अनुमान नहीं है। और क्योंकि अनुमान नहीं है तो हम लोग उसमें उलझे रहते हैं कि पता नहीं, यही शायद मेरे किस्मत में यही लिखा है, इससे बेहतर कुछ लिखा नहीं। तो उसके कारण भी कई लोग सेम चीज, सेम जगह, सेम रिलेशनशिप, सेम एटमॉस्फियर, उसमें ही जकड़े रहते हैं और लेट गो नहीं करते। और मैं सिर्फ जगह इन चीजों के बारे में नहीं बोल रही हूँ, लेट गो कई चीजों में करने की जरूरत है। कई बार हम पुरानी चीजों को भी पकड़ के रख लेते हैं जो हमें काम नहीं दे रही है अब इस वक्त, ठीक है, फिर भी हम उसको जकड़ के पकड़ के रखते हैं। कई बार होता है कपड़े हमारे इतने पुराने होते हैं, उसमें छेद हो जाते हैं, फिर भी हम लेट गो नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है नई चीज खरीदने के लिए, पर हम लोगों को वो एक आदत बन गई है, हैबिट बन गई, और उस हैबिट के कारण हम लेट गो करना नहीं चाहते। तो ये एक बहुत ही मैंने अपनी जिंदगी में मैंने खुद भी देखा है कि कई बार मैं भी लेट गो नहीं करती हूँ। पुरानी चीज है तो क्या हुआ, फटा है तो क्या हुआ, टूटा हुआ है तो क्या हुआ, चल तो रहा है ना, चला लो। तो लेट गो करना यहाँ पे भी बहुत जरूरी। और दूसरा जो है कि अगर हम लेट गो कर देते, दूसरी पॉइंट है मेरा कि लेट गो कर देते हैं तो क्या होता है फिर वहां पे, तो नई अपॉर्चुनिटीज हमारी जिंदगी में आ सकती है, नए चीज का आगमन हो सकता है। तो जब हम लेट गो करते हैं तो न्यू एक्सपीरियंसेस आते हैं, नए रिलेशनशिप बनते हैं, कुछ नया अपॉर्चुनिटी हमारी जिंदगी में कदम रखने का मौका मिलता है। क्योंकि जब तक हम पुराना जाने नहीं देते हैं तब तक नया आने के लिए जगह कहाँ है, वो जगह तो हम लोगों को ही बनानी पड़ेगी। अगर हम लेट गो करते हैं तभी जाके हम दूसरा नया का स्वागत कर सकते। चीज है जो हम लोगों को काम नहीं आ रहा है, उन सब चीजों को लेट गो करना। इसमें चीज मैं बोल रही हूँ, पर ये रिलेशनशिप के लिए भी अप्लाई हो सकता है। तो कई रिलेशनशिप्स होते हैं जो बहुत टॉक्सिक हो गए हैं, पर फिर भी हम लेट गो नहीं करते। वो हमने काफी चीज कवर किया हमारे टॉक्सिक वाले एपिसोड पर, यहाँ पे मैं जरा सा रिपीट कर रही हूँ वो लेट गो करने के लिए। तो हम लोगों को ये भी समझना है कि ये टॉक्सिक चीज है, ये हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ये हमारी राह में बाधा बन रही है। चलो इसको हम हटाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जब हम लोगों को समझ आने लगे, जब हम अपने जिंदगी में ये चीज उतारने लगे कि हाँ अब मुझे ये जाने देना चाहिए, ये काम जाने देना चाहिए, ये जगह जाने देना चाहिए, ये चीजें जाने देना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ने का और नए चीज का स्वागत करने का जगह बनता है हमारी। हाँ जी सुनीता जी, एक इसमें और नजरिया भी होता है कि कई बार हम कुछ काम करते हैं या जैसे अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो हम उससे भी बहुत अटैच हो जाते हैं। हम एकदम, हमें लगता है कि हमने इतना कुछ इतना एनर्जी डाला है इसमें, चाहे वो काम है या रिश्ता है, हमने इसमें इतनी इतनी मेहनत करी है और हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी मेहनत का हमें रिजल्ट मिले। तो इस तरह से हमें कहीं ना कहीं जब हम लेट गो की बात करते हैं तो हमें उसको एक सरेंडर माइंडसेट से भी देखना है, यानी कि हमें समर्पण करने की भी हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए कि अगर हमने किसी चीज की तरफ कुछ काम किया है, कुछ एफर्ट डाला है, तो हमें फिर ये भी देखना चाहिए कि अब हमारा वहां पे रोल खत्म होता है, अब इसके आगे क्या होता है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हमें उस चीज को सरेंडर कर देना चाहिए।
तो जैसे बोलते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, तो हमें उस टाइप का अटैचमेंट जो है उससे भी लेट गो करने के लिए एक हमें अपने अंदर ताकत बनानी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम उस अटैचमेंट में फंसे रहते हैं तो हम आगे भी बढ़ नहीं पाते हैं। हम अगर जैसे हमने एक काम खत्म किया है तो अगले काम में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता है, क्योंकि हम हमारा पूरा ध्यान तो यही है कि अभी मैंने ये किया, इसका ये रिजल्ट आना चाहिए, अभी मैंने ये काम किया है तो मुझे इसका ये रिजल्ट मिले, मैंने गिफ्ट दिया है तो इसके बदले मुझे दूसरा गिफ्ट मिले। तो हम उन चीजों में जब उलझे रहते हैं तो हम आगे बढ़ के आगे के जो काम है उनमें अपना प्रेजेंस नहीं लेके आ पाते। तो इसके लिए एक ये सरेंडर माइंडसेट भी बहुत जरूरी है जब हम लेटिंग गो की बात करते हैं, जो ना ही आपको आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करता है, बल्कि आपको ये भी हेल्प करता है कि जो आगे जाके आप करना चाह रहे हैं उसमें भी आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, ना कि आपका आधा दिमाग पिछली चीज पे है और आधा दिमाग अभी वाली चीज पे है। तो इसलिए सरेंडर माइंडसेट भी एक बहुत हेल्दी तरीका है लेट गो करने का, ना ही किसी और सिचुएशन या इंसान की टॉक्सिसिटी से डील करने का, बल्कि अपनी खुद की टॉक्सिक अटैचमेंट्स या अपनी खुद की टॉक्सिक जो हरकतें हैं या आइडियाज हैं या जो आदतें हैं उनसे डिटैच करने के लिए भी एक सरेंडर की मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है और जो चीज़ हमारे कंट्रोल में थी वो हमने कर दिया, अब आगे जो है वो यूनिवर्स, भगवान जो भी है वो देखेंगे। तो सरेंडर मेंटालिटी आपकी बहुत इस चीज़ में मदद करती है क्या? तो अंकिता, आपने बिल्कुल सही बोला। सरेंडर जहाँ हम कर लेते हैं वहां पे हम एक्सेप्ट करते हैं चेंजेस को, और जो बदलाव मैं बात बोल रही थी उसका फिर हम वो बदलाव लाने में हमको आसानी रहती है। सेल्फ एम्पावरमेंट जो है, अगर हम खुद के एम्पावरमेंट करना चाहते हैं, खुद को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, खुद के स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज के हिसाब से काम करना चाहते हैं, तो फिर हम लोगों को वो डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि कहाँ हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं हमारे वेलबींग के लिए, हमारे खुद के मानसिक संतुलन के लिए, हमारे भावनात्मक संतुलन के लिए, और कहाँ हम अपनी खुशी के लिए जी पा रहे हैं। क्योंकि जब हम बंधे रहते हैं, हम तो खुश नहीं है ना उस जिंदगी में। हम खुश नहीं है तो हम किसी और को भी खुश नहीं कर सकते, और किसी और को खुश नहीं कर सकते हैं तो फिर वापस एक चक्रव्यूह बन जाता है। हम दूसरे को खुश नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को खुश नहीं कर पा रहे हैं, हम जो डिसीजन जहाँ पे है वहीं पे रह गए हैं। और क्योंकि ये हम बार बार सोचते रहते हैं तो हमारा वेलबींग तो है ही नहीं, और उसके ऊपर प्रायोरिटी करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो जब हम अपने हैप्पीनेस को प्रायोरिटी बनाएं, जब हमारा खुशी हमारा सबसे बड़ा प्रायोरिटी बने, तब हम वो डिसीजन ले पाते हैं कि यहाँ ये चीज मेरे लिए गलत है, ये चीज मुझको रोक रहा है, ये आदमी या ये औरत मेरे सेहत के लिए ठीक नहीं है, मानसिक सेहत के ठीक नहीं है, या ये सिचुएशन मेरे लिए बिल्कुल गलत है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने का है। तो जहां हम अपनी शक्तियों को पहचानने लगते हैं, हमारे स्ट्रेंथ्स को पहचानने लगते हैं, वहीं पे हम वो डिसीजन ले सकते हैं और हमारे वेलबींग के लिए, हमारे खुद की सेहत के लिए हम आगे अग्रसर हो सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हमको रिकॉग्नाइज करना कि अगर हम खुश नहीं है, हम किसी और को खुश कभी नहीं कर सकते हैं। अगर ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया खुश रहे, हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। सबसे पहले आपकी खुशी, सबसे पहले आपका संतुष्ट होना, सबसे पहले आपकी शक्ति, आपका एबिलिटीज, उसके ऊपर ध्यान देना। क्योंकि आप इस जिंदगी में पैदा हुए हैं आपकी जिंदगी जीने के लिए, ना कि दूसरे की जिंदगी जीने के लिए। तो आपको सेल्फ एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ना ही चाहिए। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का है, खुद का मेंटल स्टेट सही करने का है, इमोशनल स्टेट सही करने का है। ये सब आपका खुद का जिम्मेवारी है, आपके ऊपर एक जिम्मेवारी है कि आप अपने आप को खुश रख सकें। जी सुनीता जी, इससे मुझे ध्यान आता है कि जब हम एयरप्लेन में जाते हैं
तो वो हमें बोलते हैं कि किसी और की मदद करने से पहले सबसे पहले अपना मास्क पहने, फिर दूसरों की मदद कीजिए। तो जब तक आप अपने आप को पहले सेफ नहीं करेंगे, खुशी नहीं देंगे, तब तक आप किसी और की मदद करने के लिए आपके अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं है। तो ये एक टाइप का इल्यूजन होता है जो हमें लगता है कि हम सैक्रिफाइस करके दूसरे की मदद कर दें, लेकिन एक्चुअली वो कभी भी सच होता नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं, पर लेकिन बाद में हमें फिर उन पे गुस्सा आता है कि मैंने कितना सैक्रिफाइस किया और फिर भी तुम मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू करें, अपने आप को खुश रखें और उसके बाद आगे बढ़िए किसी और के बारे में सोचने के लिए। तो यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो एक तरह से हम जब लेटिंग गो की बात करते हैं तो वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें बहुत ज़्यादा बाँध के रखती हैं, हमें लेट गो करने में और मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती हैं। क्योंकि कितनी बार होता है कि हमें दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैं इतना काम करता हूँ तो मेरा बॉस मुझे अप्रिशिएट करे, या मैं अगर बहुत घर के काम कर रहा हूँ तो मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करे। तो इस टाइप के एक्सपेक्टेशंस हमारे बहुत होते हैं जो हमें बांध के रखते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम किसी और की तरफ एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम नहीं, हमारी है। और हम क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि वो ऐसा बिहेव करे, वो ऐसा करे, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करें, हम उन चीजों में जब उलझे रहते हैं तो हम अपनी लाइफ में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस एक्सपेक्टेशन को लेट गो करें, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई परेशानी है तो आप उनसे बात करिए, आप कम्युनिकेट करिए, वो आपको पूरा हक है। लेकिन वो कम्युनिकेशन के बाद क्या होगा, उस चीज़ के साथ अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहेंगे, तो फिर आप ही उस चीज़ में उलझे रहेंगे। और ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि आप जैसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हें इतना गिफ्ट दिया है तो तुम मुझे वापस गिफ्ट करो। तो अगर आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो वो आप अपने मन की खुशी के लिए दीजिए। आप इसलिए दीजिए क्योंकि सामने वाले को वो गिफ्ट रिसीव करके खुशी मिलेगी, बट इसलिए नहीं कि मैंने ये दिया है तो मुझे बदले में ये मिले। जब हम ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जो भी मेरा आउटपुट है, मेरा इनपुट जो होगा वो इक्वल होगा, वो एक्सपेक्टेशन हमें बहुत परेशान करती है, स्पेशली रिश्तों में। और इसी तरह अगर कोई और आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि उन्होंने कुछ किया है तो आपको भी अब करना है, तो वो भी एक गलत उदाहरण है। जैसे सुनीता जी ने पेरेंट्स की बात की, कितनी बार पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन अगर वो आपका गोल नहीं है, अगर आपको लगता है वो आपको खुशी नहीं देगा, तो आप उनकी एक्सपेक्टेशन को जाने दीजिए, आप उस बर्डन को लेके मत घूमिए। क्योंकि आपके माँ-बाप भी एक तरह से आपको चाहते हैं कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बने, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बनने से आपको खुशी मिलेगी, और अगर आप खुश रहेंगे तो आपके माता-पिता भी खुश रहेंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर बनने के बाद खुश नहीं हैं, या अगर वो प्रोसेस में ही आप खुश नहीं हैं, तो ना उनका फ़ायदा हो रहा है, ना आपका फ़ायदा हो रहा है। तो इसी तरह जैसे सुनीता जी ने बोला, आपकी खुद की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो खुशी आपका कुछ देने में है या लेने में है, वो आपको पहले देखना है। क्योंकि अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला नहीं जानता कि आपकी वैल्यू कैसे जाए। तो आपको हमेशा एक एग्ज़ाम्पल सेट करना है और एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना है कि क्या आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन है अपनी लाइफ से और सामने वाले की लाइफ से। अगर आप एक बार क्लियर हो जाएँगे कि आप सिर्फ़ अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, तो सामने वाला आपके इस एक्सपेक्टेशन के जाल में नहीं अटकेगा। तो इस बारे में हमने प्रीवियस एपिसोड्स में भी बात की है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशन को लेट गो करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके लाइफ के हर हिस्से में, हर एरिया में आपको इम्पैक्ट करता है। जी अंकिता, जहाँ हम दूसरों के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरने की कोशिश करते हैं, वहीं हम अपना खुद के एक्सपेक्टेशंस को जाने देते हैं। फिर वही चीज हम लोगों को कई साल बाद खलता है और हम लोगों को लगता है अरे यार, मुझे वही करना चाहिए जो मेरा मन कर रहा था, और मैंने वो किया जो
किसी और ने कहा। कई बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने वाले होते हैं, अब मेरे दोस्त ने साइंस लिया, मैं भी साइंस लूंगा। अब उसने कॉमर्स लिया, मैं भी कॉमर्स लूंगा। मतलब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। ये जो चीज है ये गलत है। आपका खुद का उसमें रुचि है कि नहीं है, ये आपको तय करने का है। अगर आपकी रुचि नहीं है तो आप कभी संतुष्ट नहीं रह सकते उस चीज में, और फिर वही थोड़े सालों के बाद खलने लगता है। लेटिंग गो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है क्लोजर। क्लोजर मतलब कोई भी चीज को बंद करना। ओके, तो जब तक वो क्लोजर नहीं मिलता है तब तक हमारे जो पुराने हर्ट हैं, जो पुराने घाव हैं, वो हमेशा उभर उभर के बाहर आते रहेंगे। और डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो हम लोगों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मुझे ये करने नहीं दिया गया, अलाउ नहीं किया, ये सब जो बातें हैं ये हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देगी। तो इन सब बातों के ऊपर एक दरवाजा बंद करने की जरूरत है, क्लोजर करने की जरूरत है। तो जहां हम कई रिश्तों से निकल जाते हैं तो वहां पे भी एक क्लोजर की जरूरत है कि चलो ये खत्म हो गया, अब ये बंद, ये जगह आना बंद, ये इंसान से मिलना बंद, ये कंपनी में जाना बंद, ये काम करना बंद। तो ये क्लोजर हम लोगों को अपने यहाँ पे बिठाने की जरूरत है। जब तक हम उसके ऊपर दरवाजा बंद नहीं करते तब तक हम दूसरी चीज ला ही नहीं सकते अपनी जिंदगी। कभी भी हम नई चीज का को इनवाइट नहीं कर सकते हमारी जिंदगी। तो क्लोजर एक बहुत बड़ा चीज है जहाँ लेट गो कर सकते हैं हम। जब हम क्लोजर देते हैं कोई लड़ाई के पीछे, कोई रिश्ते के पीछे, कोई जगह के पीछे, तब भी हम लेट गो करने की क्षमता रखते हैं, तब भी हम लेट गो करने का वो कदम आगे बढ़ा पाते हैं। ये क्लोजर हम लोगों की जिंदगी में हमको आगे बढ़ने के लिए और नई चीज का हमारे जिंदगी में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार मैंने देखा है कि लोग गुजर जाते हैं, मतलब उनका देहांत हो जाता है, चले जाते हैं, फिर भी उनका स्मृति, उनकी मेमोरी लेके कई लोग कई साल जीते हैं और वो क्लोजर नहीं देते हैं कि भैया वो गया, वो आदमी गया, उसका जिंदगी था, जब तक था वो था, अब वो गुजर गए हैं, अब हमको अपना जिंदगी जीने का है। ये जब तक क्लोजर ला नहीं सकते ना तब तक बहुत ही मुश्किल होता है आगे बढ़ने के। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लेटिंग गो में क्लोजर। आप अपनी जिंदगी में खुद झांक के देखिए, जहां आपने क्लोजर किसी चीज का दिया नहीं है वहां आप लेट गो कर नहीं पाए। आपका क्या कहना है अंकिता? हाँ बिल्कुल सुनीता जी, ये बहुत कॉमन चीज है एक्चुअली। इनफैक्ट जैसे कितनी बार होता है, लोग ब्रेकअप करने के बाद बोलते हैं कि चलो अब हम दोस्त बने रहेंगे, लेकिन सब जानते हैं कि जब आपका इमोशनल चार्ज इतना हाई है, जब आप इतने दुखी हैं या इतने परेशान हैं, तो आप दोस्ती कैसे बनाए रखेंगे। और कितनी बार होता है कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें मूव ऑन करना है, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाके बार बार उनकी प्रोफाइल देखते रहेंगे। तो आप अपनी तरफ से दरवाजा बंद करते हैं लेकिन फिर एक पैर उसमें फंसा देते हैं। तो इसमें क्लोजर करना बहुत जरूरी है। और हर चीज में कितनी बार नौकरी चेंज करते हैं लेकिन वहां पे क्या गॉसिप चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उस पे एकदम नजर रहती है, क्योंकि मजा आता है कि अच्छा मैं निकल गई, अभी जाना जाए और क्या हो रहा है वहां पे। तो इस तरफ हमारा दिमाग बहुत क्रिएटिव है, एक तरफ से तो निकलना चाहता है पर दूसरी तरफ एक पैर वहां पे फंसा के रखता है। तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट तरीका है। आप खुद अपनी जिंदगी में देखिए कि कहाँ पे आप ये क्लोजर लेके आ सकते हैं, लेकिन आप वो नहीं लेके आ रहे हैं। और थेरेपी टर्म्स में हम उसको कॉर्ड कटिंग भी बोलते हैं कि एक बार अगर वो रिश्ता खत्म हो गया तो हम उससे अपने सारा नाता हम तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अब इस रिश्ते का और कोई मायना बचा नहीं है। तो वो एक अपने लिए आप एक मर्यादा बना के रखते हैं, एक बाउंड्री बना के रखते हैं कि अब ये चैप्टर मेरी जिंदगी में क्लोज हो गया और अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। जब तक आप वो चैप्टर खत्म नहीं करेंगे तो आपका दुख, दर्द, प्रॉब्लम, गुस्सा, हर चीज
वो खत्म नहीं होगा। तो इसलिए क्लोजर तो डेफिनेटली सुनीता जी, आई थिंक लेटिंग गो, अगर हम लेटिंग गो एपिसोड की बात कर रहे हैं तो क्लोजर उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए सुनीता जी, आज के नुस्खे शुरू करते हैं। जी, क्लोजर जैसे आपने बोला, बस नुस्खे से पहले मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। जैसे हम रामायण वगैरह पढ़ते हैं ना, तो एक खंड खत्म होता है तब भी दूसरा खंड चालू होता है, और तीसरा खंड जब तक ये खत्म नहीं होता ना तो दूसरा खंड चालू नहीं होता है। तो वो क्लोजर चाहिए और वो लेट गो करना चाहिए, तब भी हम नया खंड चालू कर सकते हैं। आपने सही बोला। चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो नुस्खा है, छोटी छोटी बातों को जाने देना, लेटिंग गो। तो छोटे से शुरुआत। अगर आप बहुत बड़ी चीज जाने नहीं दे पा रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं आपकी जिंदगी में, तो आप छोटी चीज से चालू। चलो, इस बार उसने गुस्सा किया, मैं चुप रहूंगी और जवाब नहीं, लेट गो। ठीक है, रिकग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना कि मेरे भी इमोशंस है, पर जाने दो। ठीक है, जब हम ये चीज इनकॉन्सिक्वेंशियल, ज्यादा नहीं, छोटे से शुरुआत करते हैं तो भी हमको बेनिफिट मिलता है उसका। जब हम पकड़ के जकड़ के रखते हैं तो मुश्किल हो जाता है हम लोगों को लेट गो करना। तो छोटी छोटी चीजों से हम शुरुआत कर सकते हैं। जैसे हम नया काम बदल रहे हैं, तो एक काम छोड़ने से पहले आप ऑलरेडी ढूंढना तो चालू कर दिया आपने नया काम। हाँ, तो यहाँ पे गॉसिप छोड़ दो, इस ऑफिस का गॉसिप छोड़ दो। ठीक है, आप आगे जो बढ़ रहे हो तो यहाँ का जो मन मुटाव है वो छोड़ दो, क्योंकि ये लोग तो यही रह जाएंगे, इसी ऑफिस में रह जाएंगे। आप तो दूसरे ऑफिस में जाने वाले हो, आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप वहां चले जाओगे, तो फिर ये लोग तो आपसे दूर हो जाएंगे ना। तो इनको छोड़ना ज्यादा अच्छा है। वही चीज सोचते 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 आप नई जगह थोड़ी जा सकते हैं, राइट? सो सेम चीज, अगर आप डाइट चेंज करना चाहते, लेट गो करना चाहते, जो आप अभी खा रहे हैं उसको लेट गो करना चाहते हो, तो छोटी चीज छोड़ो। सब कुछ छोड़ने में मुश्किल होता है, एक चीज छोड़ के फिर डाइट चेंज कर सकते हैं। सेम वे, अगर किसी जगह को छोड़ रहे हैं या किसी रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजें, उसके बारे में सोच विचार नहीं करने का, उसके बारे में बार बार सोच के बात नहीं करने का, लड़ाई करने का नहीं। आप वैसे ही वो रिलेशनशिप छोड़ रहे हो ना, ये सब बातें दिमाग में रख के क्या करने का है? छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करने का। वो अगर आप जाने दे सकते हो तो बड़ी 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 चीजें भी जाने दे सकते हैं। तो ये एक रास्ता खुलता है आपका और आप आगे बढ़ पाते हो। तो ये एक बहुत आसान नुस्खा है, पर मुश्किल है, तो छोटे से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले एक एपिसोड में बोला था, स्मॉल स्टेप्स, ये वैसे ही है, छोटी छोटी चीजें। ये तो बहुत अच्छा है सुनीता जी, क्योंकि जैसे आपने स्पेशली डाइट का बोला, एकदम से हम करने की जब कोशिश करते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो पर एक एक कदम, अगर एक टाइम पे एक चीज करेंगे कि आज डाइट इम्प्रूव की, फिर थोड़े एक हफ्ते के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो उससे एक्चुअली सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। तो मेरा पहला नुस्खा है, नेकी कर दरिया में डाल। तो जैसे हम चैरिटी करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमने पैसे दे दिए, अब वो अपनी सही जगह पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई एफर्ट डालते हैं अपने काम में या रिश्ते में, तो तब भी हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपना काम कर दिया, अब ये अपने सही टाइम पे और अपने सही तरीके से हो जाएगा। तो हमेशा अपने से ऊपर एक फेथ, एक विश्वास रखिए कि हर चीज अपने सही टाइम पे और सही तरीके से हो जाती है। हम अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकते हैं। जैसे हमने प्रमोशन की बात की कि हाँ, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कीजिए, लेकिन उसके बाद आप जाने दीजिए और सोचिए कि हाँ ठीक है, अब आगे जो होना है वो वैसा ही होगा। तो इस तरह से हमेशा अपने एफर्ट पे फोकस करिए, अपनी जो मेहनत कर रहे हैं उस पे फोकस करिए, पर उसके बाद जो होना है आप उसको जाने दीजिए। क्योंकि आपसे बड़ी चीजें हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने लिए कुछ गोल्स बना लेते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे सपने कोई पूरे नहीं होते और फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि हाँ अच्छा हुआ ये पूरा नहीं हुआ, अब जो हुआ है वो उससे भी अच्छा है। तो हम जो भगवान है या यूनिवर्स है, वो कई बार उन्हें हमसे बेहतर पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो कभी भी अटैच मत होइए, अपना जो काम है वो करिए, उसके बाद जाने दीजिए
और जो आपके लिए सबसे बेहतरीन है वो होगा और जिस समय पे होना है वो होगा। तो ये विश्वास के साथ अगर आप चलेंगे तो आप फंसेंगे नहीं इस एक्सपेक्टेशन। बिल्कुल, बहुत ही वाजिब पॉइंट आपने बताया, बहुत अच्छा नुस्खा है ये। और सब लोगों को ये मन में रखना चाहिए या दिमाग में रखना चाहिए। ये करें तो फिर आगे बढ़ने में और अपने आप को बदलाव लाने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो मेरा जो नुस्खा है कि वो है, किसी चीज से भी मुक्ति पाना चाहते हैं, सबसे पहले खुद को मुक्त करें। फ्री योर सेल्फ टू फ्री अदर्स। तो इसका मतलब है कि मुक्ति कहाँ मिलेगी? जब आप अपने आप को फॉरगिव कर सकते, जब आप अपने आप को माफ कर सकते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में, ये जगह में, ये सिचुएशन में है, इसमें जो पड़े हुए हैं, आप अपने आप को माफ कीजिए कि ये आप इस गंदी सिचुएशन में हैं या गंदी जगह पे हैं या गंदे रिलेशनशिप में हैं। सबसे पहले अपने आप को माफ करना बहुत जरूरी। जब आप ये माफी अपने आप को दे देते हैं, तब आप दूसरे को भी माफ कर सकते हैं। और जब आप अपने आप और दूसरे को माफ कर सकते हैं, तब आप एक रिलीज फ्रॉम इमोशनल बैगेज पाते हैं। तो एक रिलीज मिल जाता है आपके खुद के फीलिंग्स से। आपका ये जो जकड़ने वाला फीलिंग्स होता है, इस सब से मुक्ति मिल जाती है। तो जब हम इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं कि कैसे हम जकड़े हुए हैं, कैसे हम इस सिचुएशन में बंधे हुए हैं, तो अपने आप को छुड़ाना। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ छोटा सा। आपने कई पिक्चरों में देखा होगा, जब विलन किसी हीरोइन को बांध देता है, हीरोइन की माँ को भी बांध दिया, 2-3 जने और को बांध दिया, तब हीरो धमकता है वहां पे। और जब वो धमकता है तो वो क्या करता है, और हीरो को भी पकड़ के उसने बांध, विलन ने। तो सब बंधे हुए हैं, एक एक पिलर, एक एक खंबे में सब बंधे हुए हैं, या एक कोई कुर्सी में बंधे हुए। तब हीरो क्या करता है? सबसे पहले अपने आप को छुड़ाता है, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं छूट सकता, तब तक वो दूसरों को छुड़ा नहीं सकता। तो इसके लिए पहले वो अपने रस्सियां कैसे तो भी निकालता है, और जब वो फ्री हो जाता है, तब वो दूसरे को जाके उसके भी बंधन खोल सकता है। तो ये जो है, ये अपने आप को, खुद को छुड़ाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप फ्री हो तो आप दूसरों को भी मदद कर सकते हो। जैसे अंकिता ने बोला, प्लेन में यही कहते हैं ना, सबसे पहले मास्क खुद पहनो, फिर दूसरों की मदद करो। सेम चीज है यहाँ, सेम। पहले अपने आप को मुक्त करो उस सिचुएशन, उस रिश्ते से, उस जगह से, उस काम से। पहले अपनी मुक्ति, फिर दूसरों की। जब हम ऐसा एक गोल बना लेते हैं कि मुझे अपने आप को पहले छुड़ाने का है, फिर मैं दूसरों की मदद करूंगा, तो पॉजिटिव तरीके से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जब हमारी मुक्ति हो जाती है, तब हमारे में एनर्जी आ जाती है, एक नई ऊर्जा आती है कि हाँ, हम तो मुक्त हो गए ना, चलो अब हम दूसरे के रस्सियां खोल सकते हैं और उन लोगों को भी मुक्त कर सकते हैं। और हम फिर सब मिलके विलन के सर पे धड़ाम कुछ न कुछ कर सकते हैं कि विलन को बांध दे। चलो हम सारे रस्सियां लेके विलन को बांध देते हैं। तो जब तक हम नहीं मुक्त होते ना, तब तक कुछ आगे नहीं हो सकता। तो सबसे पहले खुद की मुक्ति। दूसरा है कि दूसरों को माफ करना, खुद को माफ करना। खुद को माफ करो इस सिचुएशन में रहने के लिए, और दूसरों को भी माफ करो, क्योंकि अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते, हम उसी सिचुएशन में हैं। हम दूसरों को इसलिए नहीं माफ कर रहे हैं कि जा तुझे माफ कर, नहीं, हम इसलिए माफ कर रहे हैं ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सके। राइट? एंड डिस्टेंस डालना, हमारे में और उस चीज के बीच में एक डिस्टेंस बनाना, एक दूरी बनाना बहुत जरूरी है हमारी मुक्ति के लिए। अगर हम सेम सिचुएशन में सेम वापस, तो कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं? हमको एक डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। तो जैसे हम जॉब छोड़ते हैं, तब डिस्टेंस बन जाता है, पर रिलेशनशिप में कैसे डिस्टेंस लाएं? रिएक्ट करना बंद कर दो, दूसरा जो बोल रहा है उस पे रिएक्ट करना बंद कर दो, तो इमोशनल डिस्टेंस बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने को मुक्त करो, दूसरों को मुक्त। जी सुनीता जी, जहाँ पे अपने आप को मुक्त करने की बात आती है, तो यहाँ पे मेरा अगला नुस्खा है भविष्य की खोज। जब भी हम लेटिंग गो की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कोई एक्सपेक्टेशन जो हमारी फ्यूचर से रिलेटेड है। तो जैसे कि हमने कुछ जैसे प्रमोशन के लिए मेहनत करी है, तो हम उसको दो तरीके से देख सकते हैं कि पहला तो ये है कि अगर वो प्रमोशन हमें मिल जाता है तो उससे हमें खुशी मिलेगी, उससे हमें पैसा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि क्या प्रमोशन वो इकलौता तरीका है जिससे हमें खुशी, सपोर्ट, प्यार मिल रहा है, या हमारे और भी तरीके हैं जिससे ये पूरा हो सकता है। और दूसरा, अगर ये प्रमोशन हमें नहीं मिलता है तो उससे क्या होगा? उससे हमें दुःख होगा, हमारा नुकसान होगा। पर अगर कभी अतीत में भी आपका प्रमोशन नहीं हुआ था या कोई और रीज़न से आपका नुकसान हुआ था, तो तब भी तो आपने उसको हैंडल किया था। तो जब आप इस तरह से अपने भविष्य में खोजते हैं कि ये 2 ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलती है अपने बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में। तो इसीलिए भविष्य की खोज करना बहुत ज़रूरी है। और कितनी बार ऐसे ही अटैचमेंट्स हम कितनी चीज़ों को लेके बोलते हैं, लेकिन कोई भी आउटकम जो आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई भी सिचुएशन में जिसको लेके आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो हम ज़्यादातर ऐसा होता है कि आप कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं। जैसे कभी रिश्तों में भी जैसे हम सोचते हैं कि बदलाव आ सकता है, अभी हम लेट गो नहीं करना चाहते, हमने इतनी मेहनत करी है, शायद बदलाव आ जाए। तो तब भी आप ये सोच सकते हैं कि अगर बदलाव आ गया तो ठीक है, बट अगर नहीं भी आया तो भी आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। आपको बेसिकली जब आप जैसे सुनीता जी ने बोला कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, तो उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आगे कुछ भी हो, आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अभी कई बार हम लेट गो इसलिए नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे मन में एक डर होता है कि अगर ये आगे जाके मुझसे हैंडल नहीं हुआ, या मुझे बहुत दुःख हुआ, या मेरे पास बहुत पेन हुआ, तो मैं कैसे उस चीज़ को हैंडल करूँगा? लेकिन अगर आपका अपने ऊपर विश्वास है, अगर आप अपने आप को एक क्रेडिट देंगे कि ज़िंदगी में इतनी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैंने उन चीज़ों को हैंडल किया है, मैंने उसके ऊपर अपना अपना ग्रोथ किया है, मैंने अपने आप को प्रूव किया है इतनी बार, इतने चैलेंजेस मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जो मैंने ओवरकम किए हैं। अगर आप अपने आप को वो विश्वास दिला पाएँगे, तो वो आपको ऑब्वियसली लेट गो करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है कि अब आपको इस पेन की ज़रूरत नहीं है। जो सिचुएशन आपको अब हेल्प नहीं कर रही है, आपको वो सिचुएशन की अब ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए आप अपने दोनों ऑप्शंस जो भी हैं, अगर आप लेट गो नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपनी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, तो आगे जाके आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? और अगर आप इस सिचुएशन को फाइनली इतने समय के बाद अगर आप उसको लेट गो करते हैं, तो आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी? आप वो दोनों ऑप्शंस को अगर देखेंगे, तो वो आपको थोड़ी मदद करेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लेट गो करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत पेनफुल है। लेकिन अगर आप उस आइडिया को एक्सप्लोर करके देखेंगे, तो वो आपको थोड़ा शक्ति देगा, थोड़ी हिम्मत देगा, और आपको विश्वास दिलाएगा कि एक्चुअली आप वो कर सकते हैं और आप बहुत कैपेबल हैं वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपनी शक्तियों के ऊपर विश्वास रखिए, और ये जानिए कि इतनी लंबी ज़िंदगी जो आपने आज तक जी है, आपने उसकी 100% सिचुएशंस हैंडल की हैं, इसीलिए आप आज जहाँ हैं, वहाँ पे हैं। तो अपने ऊपर पहले विश्वास रखिए और अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए एक बहुत ही जेन्युइन रिस्पेक्ट के साथ। जब आप वो करेंगे तो आपको डेफिनिटली लेट गो करने में मदद मिलेगी, और आगे बढ़ने के लिए आपके लिए वो दरवाज़ा खुलेगा। तो अंकिता, आपने जैसे बोला वैसे बहुत ही अच्छा है। जहाँ हम लोग क्लोज़र पाते हैं तो मुक्ति भी मिल जाती है। तो मेरा जो ये कहना है, बंधन के पार, मूविंग अवे फ्रॉम बॉन्डेज। तो जब हम किसी लेटिंग गो का हम लोगों को इतना अ, मुश्किल लग रहा है, तब हम किसी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अगर फैमिली आपकी सहायता कर रही है तो, नहीं तो किसी थेरेपिस्ट के पास आप जा सकते हैं, ताकि एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया दृष्टिकोण आपको मिले, और
एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिले, जहां आपके फीलिंग्स का सम्मान हो, जहां आप के फीलिंग्स को नकारा ना जाए, और जहां आपका सोच जो है उसको सेंटर में रख के आगे बढ़ने की राय मिले आप। तो कई बार होता है जब हम अपने ही सोच में बंधे रह जाते हैं, हम चाहते तो हैं कि इससे बाहर निकले, पर नहीं बाहर निकल पाते हैं क्योंकि चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो तब थेरेपिस्ट है या कोई फ्रेंड है या कोई गुरु है या कोई फैमिली है, वो आप लोगों की मदद कर सकता है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, एक नया दृष्टिकोण देने के लिए या नए रास्ते बताने के लिए, ताकि आप वो रास्ता सोच विचार कर सकते हैं कि क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है या नहीं है। अभी तक जो मैंने किया वो मेरे लिए सही नहीं है, तो शायद ये जो बोल रहे हैं, शायद ये जो कह रहे हैं, इसमें कुछ तथ्य हो, कुछ सच्चाई हो, और मैं इसको अपनाऊं या तो शायद मेरे रास्ते खुल जाए। जब हम मदद मांगते हैं दूसरों से, तो हमेशा हमको मदद मिलती है। मांगने की जरूरत हमारी है, हमको वो पहल करनी पड़ेगी। जब हम अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में और इमोशन हेल्थ के बारे में सोचते हैं, तब भी हम लेट गो कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम सोचते हैं कि यहाँ से भाग जाए, वो कोई रास्ता नहीं है। जब हम लेट गो करके, क्लोजर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर हमारा जो जिंदगी होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक कबीर का दोहा आ रहा है मेरे दिमाग में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कबीर हमारा कोई नहीं, हम कहू के नहीं, पारे पहुंचे नाव ज्यों, मिलके बिछड़ी जाही। तो इसका ये मतलब है, कबीर जो कह रहे हैं कि कबीर किसी का नहीं और हम किसी के भी नहीं। दैट मीन्स वी डोंट बिलोंग टू एनीवन, नो वन बिलोंग्स टू अस। तो जब हम बोट, जो नाव है, जो रिवर के पार जा रहा है, जब तक रिवर में है तब हम सब नाव के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे ही हम किनारे पे पहुंच जाएं, तो सब उतर के अपनी अपनी जगह चले जाएंगे। जब तक हम नाव में हैं तभी तक हम लोग साथ में हैं। तो ये हम लोगों को समझना चाहिए कि किसी सिचुएशन में है, किसी रिलेशनशिप में है, तो जब तक हम उस नाव में हैं तभी तक हम साथ में हैं। जब हम पार पहुंच गए तब हम उतर के अपनी जगह और वो अपनी जगह। तो ये जो लाइफ की जर्नी है, इसका डेस्टिनेशन सबका एक नहीं है, सबके अलग अलग डेस्टिनेशंस है। तो जब हम आए थे तो खाली हाथ आए थे, और जब जाएंगे तब भी खाली हाथ ही जाएंगे। तो इसमें हम किसके ऊपर हम भार डाल सकते हैं कि भैया तू भी चल मेरे साथ, मेरा मौत का टाइम आ गया, तू भी चल मेरे साथ, हम नहीं डाल सकते। तो एक गाना भी साथ में याद आ रहा है, मुझे बहुत चीजें याद आ रही है। कहो ना प्यार है का गाना है, शायद लकी अली ने गाया था। एक पल का है जीना, फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए, दिल ये बताना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो ये चीज हम लोगों को गाने में कबीर ने, बहुत लोगों ने बताया है, और ये हम सुनते भी हैं और गाना भी गाते हैं, पर इसमें से वो तत्व नहीं निकालते हैं जो हम लोगों को जरूरत है आगे बढ़ने की। बहुत खूबसूरत दोहा है सुनीता जी। और कभी ये कश्ती वाला, नाव वाला तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि एक्चुअली हमारी किसी भी रिलेशनशिप में या किसी जॉब में एक हमारी जर्नी होती है और उसका उनका साथ वहां तक ही होता है। पर हम सोचते हैं कि नहीं, वो अटैचमेंट के वजह से हम सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा और लंबा खींच लिया जाए, थोड़ा सा और इसको खींच लिया जाए, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इकलौता दोहे ने हमें सरेंडर और क्लोजर दोनों चीजों के बारे में सिखा दिया कि हर चीज का एक सही टाइम है और उसका उतना ही टाइम है, और उससे आगे अगर आप उसको खींचेंगे तो वो ना आपके लिए सही है ना सामने वाले के लिए। तो थैंक यू फॉर दिस सुनीता जी, एक अलग अंडरस्टैंडिंग इस दोहे से आई है। तो चलिए अगला मेरा नुस्खा है
मुट्ठी में रेत। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप मुट्ठी को जितनी जोर से बंद करेंगे उतनी ही तेजी से रेत आपके हाथ से खिसकती जाएगी। तो उसी तरह कितनी बार होता है कि कोई सिचुएशन से हम इतना ज्यादा अटैच हो जाते हैं, हम इतना ज्यादा मतलब आउटकम के साथ अटैच हो जाते हैं कि हम उसको जाने नहीं देते हैं। और ऐसी अटैचमेंट जो है वो हमें एक ऑब्सेसिव बिहेवियर की तरफ लेके जाती है कि उस सिचुएशन में हम जो गलतियां कर बैठते हैं वो हम खुद ही नहीं देख पाते। तो कई बार जैसे अगर आप किसी रिश्ते में आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड या वाइफ एक पर्टिकुलर तरह से बिहेव करें, लेकिन आप ये नहीं देख पाते हैं कि उस सिचुएशन में आप उनको कंपेयर कर रहे हैं, आप उनका एक्सेप्टेंस नहीं कर रहे हैं, आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं। हम अपनी खुद की गलतियाँ हम देख नहीं पाते हैं और हमारी ही गलतियाँ जो हैं, उस आउटकम को फिर इफ़ेक्ट करती हैं, कि जो हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड या वाइफ हमारे साथ प्यार से बिहेव करें, पर हम खुद उनको वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। हम उनको कंपेयर कर रहे हैं एंड ऑल बाकी चीज़ें कर रहे हैं। तो जो ये ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है, ये हमें हमारी गलतियों से दूर करता है और ये एक्चुअली एक हेल्दी तरह से हमें हमारे गोल्स की तरफ, आउटकम्स की तरफ बढ़ने नहीं देता है। तो हाँ, एफर्ट करना, एक्सपेक्ट करना भी ठीक है, लेकिन जब हम उसको एक हद से ऊपर ले जाते हैं, तो हम एक्चुअली गलतियाँ ज़्यादा करते हैं और जो आउटकम हमें चाहिए हम उसको अपने से और दूर लेके चले जाते हैं। इसी तरह एक मेरी क्लाइंट है जो बहुत मेहनती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत हाई अचीविंग हैं और वो एक बहुत अच्छी कंपनी में बहुत अच्छा जॉब करती हैं और उनको चाहिए था कि हाँ, उनकी नौकरी में तरक्की हो। लेकिन उस तरक्की के चक्कर में वो इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गई कि वो एकदम हाईली कॉम्पिटिटिव हो गई, उन्होंने अपनी सेहत का ध्यान देना बंद कर दिया, मानसिक सेहत का ध्यान नहीं दिया, फैमिली का ध्यान नहीं दिया और इन सब के चक्कर में क्या हो रहा था, उनकी खुद की प्रोडक्टिविटी खराब हो रही थी और प्रोडक्टिविटी खराब हो रही थी तो तरक्की कैसे होगी नौकरी में? तो इसी तरह होता है कि हम जब किसी भी चीज़ को, किसी भी आउटकम के साथ बहुत ही ऑब्सेसिव नेचर में आ जाते हैं, वो मुट्ठी को इतना टाइट बंद कर लेते हैं कि हम चाहते हैं रेत ना जाए। लेकिन टाइट करने की वजह से वो रेत और तेजी से निकलती है। तो अगर आप अपना हाथ खोल देंगे एक हेल्दी और बैलेंस तरह से अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे, तो वो डेफिनिटली आपके गोल्स पूरे होंगे। जो आप आशा रखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आए, जिस तरह का व्यवहार आपकी ज़िंदगी में आए, अगर आप अपने पार्टनर से एक पर्टिकुलर चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा बिहेव करिए, पर अगर आप ऑब्सेसिव तरह से करेंगे तो आप अपने बिहेवियर की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो मुट्ठी है उसको आप जब टाइट कर रहे हैं तो आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं, सामने वाले का भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको खोल के एक बहुत बैलेंस्ड और हेल्दी अप्रोच के साथ बढ़ेंगे, तो आप उसकी तरफ जितनी पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं, जितना अच्छी तरह से आप वो एफर्ट डाल सकते हैं, आप वो कर पाएँगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है कि ज़ोर से कोई भी अटैचमेंट है उसको ज़ोर से जकड़ के ना पकड़े और उसको एक हेल्दी तरह से आगे बढ़िए। और जैसे हमने सरेंडर की बात की, जैसे हमने भविष्य के खोज की बात की, तो ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी। हम कभी भी किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से इसके लिए पकड़ते हैं क्योंकि हमारे मन में बहुत डर होता है। एक अटैचमेंट होती है कि नहीं, ये मुझसे कहीं छिन ना जाए, ये मुझसे चला ना जाए। तो वो जो डर है, उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है। वो जो अटैचमेंट है या कई बार कोई लेबल होता है जो हम दे देते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अगर मैं ये काम ना करूँ मुझे नींद नहीं आती है। तो हमें लगता है कि ये अपनी सेहत खराब करना बहुत अच्छी चीज़ है कि ये दिखाता है कि मैं कितना कमिटेड हूँ इस नौकरी को लेके या इस काम को लेके। लेकिन एक्चुअली वो ये भी दिखाता है कि आप एक्चुअली एक बाउंड्री नहीं बना सकते कि काम का एक समय है, 6 बजे ऑफ़िस का टाइम खत्म होता है, उसके बाद का टाइम आपकी फैमिली का है, आपकी खुद की सेहत का है। लेकिन जब आप बोलते हैं कि नहीं, ये काम करे बिना तो मुझे नींद नहीं आती, तो आप सोच रहे हैं कि आप कमिटमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली एक ऑब्सेसिव बिहेवियर है। तो जब भी कोई लोग वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, अपने ऑफ़िस आवर्स के बाहर काम कर रहे हैं, अपने परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, अपनी मानसिक सेहत के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, तो इन द लॉन्ग रन आपका जो कमिटमेंट है, वो आपके काम की तरफ ही आपका नुकसान पहुँचाएगा। आपके परिवार और सेहत की तरफ तो पहुँचा ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आपका काम भी आपका नुकसान पहुँचाएगा। तो इसलिए ये ऑब्सेसिवनेस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगला ये नुस्खा है मुट्ठी में से रेत फिसलना, जो एक बहुत ही फेमस मुहावरा भी है, तो इसकी तरफ डेफ़िनेटली ध्यान दें। चलिए, आज का मेरा आखिरी नुस्खा है शौक मनाना। कई बार ज़िंदगी में हमारे ऐसे कुछ सपने होते हैं, कुछ ऐसी
ख्वाब होते हैं जो किसी कारणवश पूरे नहीं हो पाते। और कई बार ये सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि वो हमारी आइडेंटिटी का, हमारी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और हम ये देख ही नहीं पाते कि इस सपने के अलावा मैं कौन हूँ, या हम ये पहचान नहीं पाते कि हमारी आइडेंटिटी ये सपने के अलावा क्या है। जैसे कितनी बार लोग आईएएस के एग्जाम देते हैं, 4-5 साल वो एग्जाम देते रहते हैं और उनको वो लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर ये सपना पूरा नहीं होगा तो फिर मेरा वजूद क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है? और ये हमें बहुत ज़्यादा पेन पहुँचाता है। लेकिन ये यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि ये जो पेनफुल सपने हैं जो पूरे नहीं हो पाए, उस पेन को एक जगह देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले भी बात की, एक ज़िंदगी जो हमने अपने लिए देखी थी, उस ज़िंदगी का शौक मनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो पेन है वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक पूरी लाइफ़ थी जो आपने इमेजिन की थी, जो अब आप नहीं जी पा रहे। तो जब तक आप उसका शौक नहीं मनाएँगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएँगे। तो जैसे इसका अगर उदाहरण दूँ मैं कि अभी हाल ही में मैंने एक कहानी सुनी थी किसी की कि उनके 2 बेटे हैं और वो हमेशा से चाहती थी कि उनकी एक बेटी भी हो। और वो हमेशा सोचती थी कि अरे ये बेटी जो है मेरी बेटी होगी तो मैं एक बेटी की माँ बनूँगी, मैं उसको अलग-अलग किस्म के कपड़े पहनाऊँगी, उसको सजाऊँगी और उसकी शादी होगी किसी दिन, उसको मैं जो मुझे लड़की होने के नाते कुछ सहूलतें नहीं मिली ज़िंदगी में, वो मैं अपनी बेटी को दूँगी। लेकिन जब उनके 2 बेटे हुए और दूसरा बच्चा भी बेटा हुआ तो उन्हें बहुत निराशा हुई और बहुत लोगों ने उन्हें कहा कि नहीं ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे 2 बेटे हुए हैं, हेल्दी बच्चे हुए हैं। और उन्हें भी खुशी थी कि उनका बच्चा हेल्दी हुआ है। लेकिन हम उस समय में उनको ये नहीं बोल सकते कि हाँ, आपको दुखी होने का हक नहीं है। एक पूरी एक ज़िंदगी थी, एक पूरी पॉसिबिलिटी थी आपकी, एक कि जिसमें आपकी एक बेटी होती। आपको पूरा हक है वो दुःख में रहने का, क्योंकि एक पूरा चैप्टर है जो आप जी सकते थे, लेकिन अब वो चैप्टर आपके लिए बंद हो गया है और आपको पूरा हक है कि आप उस रियलिटी को, उस पूरी पॉसिबिलिटी को आज ना पूरा होने की वजह से आप उसको एक रिस्पेक्ट के साथ, एक इज़्ज़त के साथ आप उसका दुःख मनाएँ कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ हो सकती थी जो नहीं है और मैं ये करती जो मैं अब नहीं कर सकती, और मैं ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ थी, मैं एक मेरी बेटी होती, उसकी शादी होती, इस तरह के कितने सारे रियलिटीज़ थे आपके जो आपने अज़्यूम किए थे, जो आपने इमेजिन किए थे अपने बारे में, जो पूरे नहीं हो पाए, और आपको पूरा हक है कि आप वो दुःख पूरी तरह से एक्सपीरियंस कीजिए। और ऐसे ही कितने सारे रियलिटीज़ होते हैं। ये उल्टा भी होता है कितने लोगों के साथ कि उनकी बेटी होती है और बेटा नहीं होता है, और कितनी बार लोग बोलते हैं कि अरे नहीं, ये तो बेटे के लालच में दुःख मना रही है, पर ऐसा नहीं है। एक एज़ अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमें वो एक्सपीरियंस मिले, एक बेटी और एक बेटे दोनों का पेरेंट होने के लिए। और अगर वो रियलिटी आपके लिए पूरी नहीं होती तो आपको उसका दुःख होता है। और इसी तरह और भी बहुत सारे आपके सपने हो सकते हैं जो पूरे नहीं हो पाए। तो आप उसका टाइम लीजिए, उसके लिए समय लीजिए और पूरी तरह से उसका शौक मनाइए, दुःख मनाइए कि ये ज़िंदगी जो मेरी थी अब मैं नहीं इस तरह से जी सकती। उसको पूरा खत्म करके फिर आप आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप उसको पूरा तरह से एड्रेस नहीं करेंगे, ग्रीफ को, दुःख को, पेन को एड्रेस नहीं करेंगे, तो उसके बाद आगे उस पेन के साथ आप ज़िंदगी जिएँगे जो हेल्दी तरीका नहीं है। इनफैक्ट जो मैंने पहला एग्ज़ाम्पल दिया, अगर आपके 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, जब भी वो लड़कों वाली हरकतें करेंगे, लड़कों वाली प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, आपका दिमाग हमेशा जाएगा कि मेरी बेटी होती तो ये नहीं होता मेरे साथ, मेरी बेटी होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, और आप पूरा टाइम, अपनी पूरी ज़िंदगी वो एक पेन के साथ आगे बढ़ेंगे और आप एक अच्छे पेरेंट नहीं बन पाएँगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, उनका पूरी तरह से आप शौक मनाइए, टाइम लीजिए, इज़्ज़त दीजिए उसको। और अगर आपके सामने कोई और है जिसके सपने पूरे नहीं हुए, उन्हें भी टाइम दीजिए वो शौक मनाने का, ताकि वो उस रियलिटी को पूरा ना होने का शौक मना सके और फिर एक हेल्दी और बैलेंस तरीके से आगे बढ़। तो उनको हक दीजिए और आपकी अपनी ज़िंदगी में भी वो हक लीजिए कि मुझे दुखी होने का हक है, और उसके बाद उस रास्ते पे आगे बढ़िए। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम एक्चुअली भूल जाते हैं, क्योंकि जब भी कोई सप्ताह पूरा नहीं होता हम बहुत जल्दी बोलते हैं कि नहीं, नहीं चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो चलो आगे बढ़ो। अरे तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अरे तुम्हें तो और खुश होना चाहिए कि तुम्हारे साथ ऐसे हुआ है। तो जहाँ पे तो हम इसको एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करने के लिए जगह ही नहीं देते हैं।
तो हर इमोशन की अपनी जगह है, हर इमोशन का अपना एक रीजन है आने का, एक इम्पोर्टेंस है, और वो इमोशन को फुल्ली फील करना बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही हेल्दी चीज है। तो आगे से कुछ भी ऐसा सिचुएशन हो तो अपने जो सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं उनको एक्नॉलेज करिए, उनको वो रिस्पेक्ट दीजिए और फिर उसके बाद हेल्दी तरह से आगे बढ़िए। और ये आपको लेट गो करने में डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि अब आपने अच्छी तरह से उसको एक्सपीरियंस करा है कि हाँ, मेरी ये रियलिटी थी जो अब नहीं है और अब आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा आज का लास्ट नुस्खा है। सुनीता जी, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अंकिता जी, जैसे आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी। जो डियर जिंदगी पिक्चर का एक सीन चल रहा था, जहां शाहरुख खान एक थेरेपिस्ट है और वो आलिया भट्ट से कहता है, तुम अगर खुल के रो नहीं सकते तो तुम खुल के हंस कैसे सकते हो। तो ये जो सीन है जो आप बोल रहे थे, बिल्कुल वह सटीक बैठता है उसके ऊपर। लाइक तो वो मेरा दिमाग में चल रहा था जब आप ये कह रही थी। तो सही बात है, जब तक आप खुल के रोक के उसको खत्म नहीं करते, वही क्लोजर होता है, वही जिंदगी के आगे बढ़ने के लिए आपको बंद करना जरूरी है। तो इसके लिए एक मेरा जो नुस्खा है नेक्स्ट वाला, वो इसी के साथ मिला जुला ही है, जिसे हम कहते हैं नए का आगमन। तो जब हम नए चीज को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं, आगमन करते हैं उसके लिए, तो उससे पहले हमको ये क्लोजिंग रिचुअल जो है वो क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। तो आप खत लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा सिंबॉलिक जेस्चर जो आपका हो, जो आपको मदद करे उसको बंद करने के लिए। जैसे हम पुराने जॉब से निकलते हैं तो हम अपना आई कार्ड दे देते हैं, जाके वहां पे साइन करते हैं। तो ये सब एक क्लोजिंग रिचुअल होता है, ठीक है। तो जब जैसे हम कोई जगह छोड़ते हैं तो सब चीजें अपना पैक करके हम दरवाजे के बाहर निकालते हैं, दरवाजे को आखिरी बार बंद करके ताला मारते हैं, ये भी एक क्लोजिंग रिचुअल होता है। तो इसी तरह से जब हम रिलेशनशिप्स के थ्रू बाहर निकलते हैं या किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो कोई ऐसा एक रिचुअल जो आप अपने लिए बेहतर समझे, वो वाला रिचुअल आप क्लोजिंग कर ले, तो फिर आपके दिमाग में एक तरह से बैठ जाता है कि हाँ भैया, ये बंद हो गया, ये जो दरवाजा है या ये जो समय है या ये जो सिचुएशन, ये हमारे लिए बंद हो गया। तो यहाँ पे एक डायलॉग मुझे दिमाग में आ रहा है, जो रणबीर कपूर का मूवी था, ये जवानी है दीवानी शायद, जिसमें वो बनी बना हुआ था। मुझे नाम उसका बनी बहुत अच्छा लगा था उसमें। तो उसमें वो कहता है, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है, सही वक्त पे कट लेना चाहिए, वरना गिले शिकवे होने लगते हैं। तो ये जो उसने मजाक में बोला था इसमें, पर बहुत ही जरूरी चीज है हम लोगों के लिए। और एक और है हमारा एवर टाइम फेवरेट, जब वी मेट में, जहाँ वो फाड़ फूट के फोटो टॉयलेट में फ्लश करती है, वो भी एक क्लोजिंग रिचुअल है। ये जब हम क्लोजिंग रिचुअल्स कर लेते हैं ना, तब हम लोगों को समाप्त, ये खत्म, और फिर आगे हम नई चीज का आगमन करने के लिए हमारे पास खूब सारी जगह होती है हमारी जिंदगी में। और जब वो जिंदगी में खूब सारी जगह होती है तो नई चीज तो हमेशा अच्छा ही लेके आती है। कुछ नया मेथड, कुछ नया सोच, कोई नया हमारे प्रोग्रेशन के लिए, हमारे सक्सेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी जिंदगी में हमेशा अच्छा ही आता है। तो ये कई चीजें जो मैंने बताई हैं क्लोजिंग रिचुअल्स, आप इनमें से जो आपको पसंद आए वो आप बंद कीजिए। जैसे अंकिता ने कहा था, रो लीजिए, फिर बंद करने का है, उसके बाद आप नई चीज का आगमन। जैसे हम दिवाली के टाइम पे लक्ष्मी जी का आगमन करते हैं तो नया साल चालू होता है उस दिन के बाद से, वैसे ही जैसे आप ये बंद कर देंगे तब नए का आगमन आपकी जिंदगी में होगा और आपका जिंदगी आगे
अग्रसर तरीके से बढ़ता जाए। हाँ जी सुनीता जी, आज तो आपने बहुत अच्छे दोहे सुना के और अच्छे डायलॉग्स और गाने सुना के इतना इन्फॉर्मेशन दिया है। एक्चुअली हमारी रोज की जिंदगी है, जब हम ये डायलॉग सुनते हैं, इनको रिपीट भी करते हैं, बट एक्चुअली इनका जो मीनिंग है हम वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज आपने बहुत हेल्प किया, और एक्चुअली आगे बढ़ते हुए भी मैं बिल्कुल ध्यान दूंगी कि एंटरटेनमेंट के साथ जो मैसेज बनता है मैं वो भी लेके आपके साथ चलूंगी, मूवीज में भी और गानों में भी। तो थैंक यू फॉर टुडेज एपिसोड सुनीता जी। अगेन हमेशा की तरह आज भी बहुत मजा आया। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। तो हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आशा है कि आपको इस पॉडकास्ट में कुछ सहानुभूति, समझ और नए रास्ते मिले होंगे। आप अपनी जिंदगी में कैसे लेट गो करते हैं, कैसे मूव ऑन करते हैं, और आपके क्या टाइप के आप किस तरह के नुस्खे, अपने खुद के पर्सनल टेक्निक्स यूज करते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हम भी सीखना चाहेंगे आपसे, और आपके कमेंट से हमारी जो खुशी की ओर की कम्युनिटी है वो भी बहुत सीखेगी। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सवाल हैं तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। हमें हमेशा खुशी मिलती है आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस को जान के। इस एपिसोड को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नए एपिसोड आपको सबसे पहले मिल सके। हमारे इस प्रयास में कुछ लोगों का हाथ है जिनको हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जूम रिकॉर्डिंग्स, वंडरशायर फिल्मोरा, कैनवा, ओफोनिक। हमारे इस एपिसोड की धुन ऑडियो स्टॉक से है। आपको इस एपिसोड यूट्यूब और स्पॉटिफाई, जियो सावन, अमेज़न म्यूजिक के माध्यम से पहुंच रहा है। हम से आप इंस्टाग्राम पे @खुशी की ओर यानी @KHUSHIKIOAR और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट अंतकरना प्रोडक्शन की पेशकश है। हमसे जुड़े रहें और बढ़ते रहें खुशी की ओर। नमस्कार।